उसो की पार्ट 6 में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले पार्ट्स मिस कर दिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम 2 आर्क्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हमें काजी का पास्ट देखने को मिलेगा और साथ ही हमें इंट्रोड्यूस होगा आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरू करने से पहले अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका थोड़ा सा सपोर्ट काफी मोटिवेट करता है मेरे जैसे न्यू क्रिएटर्स को। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। इस आर्क की शुरुआत में हम देखते हैं काजी को एक बुरे सपने से उठते हुए। बाकू से बताता है कि वो लगातार 2 दिन तक सोया है। काजी कहता है कि हम लोग वहाँ लकी थे कि मैंने पहले ही वो कैमरा तोड़ दिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद हम लोग हार जाते। बाकू से कहता है तुमने सही कहा। बाकू काजी से कहता है तुम थोड़ा आराम करो काजी चांद, मैं अब काकेरू मेंबर बन चुका हूँ, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो उस अबेंडेंड माइन से जीते हुए आधे पैसे काजी को दे देता है। बाकू को जाते हुए देख काजी को एहसास होता है कि वो क्या कह रहा था। वो जानता है कि बाकू उसके बिना भी जीत सकता था। वो बस बाकू की तरह बनना चाहता है, लेकिन बाकू उससे बहुत आगे है। तभी डोर पर एक नॉक होता है और दरवाजे पे होती है काजी की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसे दूर से बाकू भी देख लेता है। काजी की मॉम उसे डांट रही होती है कि उसी की वजह से उसे लोन शार्क से पैसे नहीं मिल रहे होते और वो अपने ट्रिप पर नहीं जा सकती। ये औरत एक्चुअली में काजी के नाम पे लोन ले रही है, जो ये खुद पर उड़ाएगी और लोन काजी को देना होगा। वो काजी से कहती है चलो बीच पर चलते हैं, हम लोग वहाँ पर एक बोट रेंट लेंगे और खूब मजे करेंगे समुद्र में। ये बेसिकली काजी के लाइफ इंश्योरेंस के पीछे है। एंड आई होप तुम लोग समझ रहे हो कि ये क्या करने का सोच रही है। काजी इन सब चीज़ों से बहुत निराश हो जाता है और कहता है ये लो 25 मिलियंस और कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। काजी की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड आराम से वो पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं और आपस में बात करते रहते हैं कि चलो इसकी लाइफ इंश्योरेंस फिर कभी काम आएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काजी को जो कि भागते हुए एक बिल्डिंग में आता है और उसके रूम में इंटर करते ही उसकी मॉम चिल्लाती है मेरे पैसे आ गए। और हम देखते हैं काजी की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड बाकू के साथ खेल रहे होते हैं और वहाँ एक काकेरू रेफरी भी होता है। उसकी मॉम कहती है काजी तुम इस डीमन को जानते हो, उसने हमें झांसा देके इस गेम में फंसा दिया और हमारे सारे पैसे भी हमसे छीन लिए। रेफरी काजी को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन काजी पहले ही सब कुछ समझ जाता है। काजी कहता है कि क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है तो ये मेरी लाइफ यूज करना चाहती है और इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। और अगर ये गेम हार जाती है तो चाहे बाकू-सान मेरे साथ कुछ भी करे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। और बाकू स्माइल करते हुए कहता है सही समझे काजी चांद। काजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस बेट के लिए तैयार हूँ। क्या आप इस गेम में कुछ दांव पर लगाओगे? कुछ भी चलेगा, जैसे आपका फाइनल गोल भी। और बाकू उससे कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा। और गेम कंटिन्यू होता है और बाकू ये गेम जीत जाता है। काजी अपने मन में कहता है तो आखिर बाकू ने भी मुझ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह बेट किया, बट वो हर चीज़ जो उसे चाहिए होती है उसके साथ ऐसा ही करता है। और सच कहूँ तो मुझे उसकी यही बात काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है और ये बाकू के कहने का तरीका है कि उनके गोल के लिए उन्हें मेरी ज़रूरत है। काजी अपने मॉम को गुड बाय कह के वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है। काजी बाकू से पूछता है क्या इस गेम में वायलेंस के खिलाफ कोई रूल है? बाकू से कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है और काजी उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। बाकू फिर रेफरी से पूछता है कि वैसे रेफरी जी आपका नंबर क्या है? वो कहता है उसका नंबर 90 है, लेकिन जब से रेफरी की रैंकिंग्स वैलिड हुई है तब से वो भी रैंक 0 पर एम कर रहा है। लेकिन बाकू बस स्माइल करता है और उसकी स्माइल से रेफरी समझ जाता है कि बाकू क्या सोच रहा है, कि वो रेफरी अभी सिर्फ नंबर 90 पे है और ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो नंबर 0 पर जा पाए। बाकू उससे पूछता है कि फर्स्ट रेफरी जिससे मैं मिला था वो अब काकेरू में नहीं है और वैसे भी मेरी मेंबरशिप रिन्यू हुई है, तो अब मेरा एक्सक्लूसिव रेफरी कौन होगा? वो रेफरी उससे कहता है कि नॉर्मली वो याकू होगा, लेकिन जब याकू बिजी होगा दूसरे गेम्स में तो उसकी जगह रेफरी नोवा या वो आएगा। बाकू उससे कहता है तो अगर ऐसी बात है तो क्या कि आप आज हुई इस मीटिंग को भूल जाएं, क्योंकि इस रेफरी का भी चांस है बाकू का एक्सक्लूसिव रेफरी बनने के लिए। तो बाकू उसे इस रेस से हटाना चाहता है क्योंकि वो इस रेफरी को नहीं चाहता अपने एक्सक्लूसिव रेफरी के तौर पर। वो कहता है कि चलो आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, आपकी फाइट मुझसे होगी और अगर मैं जीतता हूँ तो हम लोग आज की ये मीटिंग भूल जाएंगे। वो रेफरी गुस्से में कहता है तुम श्योर हो? क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल में रख सकता हूँ। और वो एक ही पंच में दीवार तोड़ देता है। वो रेफरी प्लान कर रहा होता है कि वो एक ही पंच में बाकू को खत्म कर देगा और बाकू आराम से उसकी तरफ जाके उसके फेस पर हल्के हल्के से मारने लगता है, जिससे उस रेफरी को कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन अचानक से वो रेफरी उड़कर दूर चला जाता है और बेहोश हो जाता है। काजी उससे पूछता है कि क्या सरपासिंग द लीडर खेलने के लिए आपको एक और स्ट्रॉन्गर रेफरी की जरूरत है? बाकू उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है,
भले ये मैच हार गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रेफरी खराब है। लेकिन अगर ये इस मैच के पीछे के ट्रिक नहीं समझ पाया तो ये सरपासिंग द लीडर के लिए तैयार नहीं है। बाकू काजी को सरपासिंग द लीडर खेलने की कंडीशंस बताता है कि इसके लिए उन्हें टेंस ऑफ मिलियंस चाहिए होंगे और साथ ही में उनके एक्सक्लूसिव रेफरी का नंबर 0 होना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक गोडाउन में आता है और काकेरू के मेंबर्स उसकी तलाशी करते हैं और वो अपने 2 साथियों को बाहर छोड़कर और 2 लोगों के साथ अंदर चला जाता है। ये बंदा है आइडियल ऑर्गेनाइजेशन से, जिनका लीडर है विंसेंट लालो, पर वो अभी यहाँ नहीं आया है। यहाँ आया है उसका राइट हैंड मैन बिली क्रेग, ऑल्सो नोन एज करैकल। ये बेसिकली एक बिल्ली टाइप का जानवर होता है जिसके कान के साइड में ब्लैक मार्क्स होते हैं और ये सेम चीज बिली के साथ भी है। इस वक्त दोनों तरफ के लोग नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, लेकिन वो होती नहीं और दोनों तरफ के लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। वैसे यहाँ पे क्रिस ली भी है जो कि 3rd पार्ट में मार्को से पिटा था। नोवा ये सब कैमरे से देख रहा होता है और वो बिली को पहचान जाता है और कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट रेफरी जितनी है। आइडियल के बाकी के लोग भी काफी खतरनाक होते हैं। एक साइकोपैथ है जो कि अपने दुश्मनों के साथ एक नकली इमोशनल कहानी बनाता है और फिर उन्हें खत्म करता है ताकि उसे और ज्यादा दर्द महसूस हो, और दूसरा एक एक्स यूएस सोल्जर है। बिली और उस लेडी रेफरी जो कि काकेरू की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है उससे फाइट हो रही होती है। वो उस पर एक रोप से हमला करके बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे बच जाती है और बिली को एक पिन से स्टैब कर देती है। वैसे इस लेडी का नाम है मिजू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कियारा और कार्ल पर आते हैं। कार्ल वही साइंटिस्ट है जो कि पिछले पार्ट के अंत में मार्को से बच के भाग गया था। कार्ल की बहुत फटी होती है क्योंकि अगर उस इंसान को पता चल गया कि वो नाकाम होने के बाद भी जिंदा है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, और हम देखते हैं बिली के साथ के बाकी के लोग हार चुके होते हैं। कार्ल कियारा को बताता है कि उसने कियारा से पहले आइडियल के लीडर से बात की थी बॉडीगार्ड के लिए और लीडर ने उसे बिली क्रेग सजेस्ट किया था। आइडियल का लीडर उन्हें बताता है कि बिली बहुत बड़ा रीजन है कि आज आइडियल जिस पोजीशन पे है। कार्ल आइडियल के लीडर की बात मान जाता है और उसके कुछ दुश्मन एक ही झटके में टाइट सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में खत्म हो जाते हैं। कार्ल कियारा से कहता है ही इज अ परफेक्ट बीइंग। उसके स्माइल के पीछे छुपी है उसकी पावर और इंटेलेक्ट ऑफ द डेविल। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, लेकिन उस दिन मैं भी किसी रुकी की तरह कांप रहा था। बिली को उनके हमले के बाद भी कुछ नहीं होता और वो उन्हें बताता है कि काकेरू ने आइडियल को अंडर एस्टिमेट किया है, और मिजू को खबर मिलती है कि गेट के बाहर के गार्ड्स गिर चुके हैं। बिली कहता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सच में पावरफुल है, लेकिन तुमने हमें अंडर एस्टिमेट किया। कुछ ही देर में हमारी पूरी आर्मी यहाँ आने वाली है। क्रिस ली और उसका दूसरा साथी दोनों साथ में उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही पंच में हार जाते हैं। बिली कहता है तुम मंकीस बहुत कमजोर हो, लेकिन तभी वहाँ आता है याकू जोइची और कहता है मिजू क्या ये वही कचरा है जिसे मुझे साफ करना है। जोइची बेसिकली काकेरू का स्वीपर है। नहीं, वो काकेरू में झाड़ू नहीं लगाता। स्वीपर ग्रुप है काकेरू में जिनका काम है पावरफुल एनिमीज से फाइट करना। मिजू जोइची से कहती है हाँ, इसी कचरे को तुम्हें साफ करना है। जोइची और बिली कुछ देर तक एक दूसरे से ट्रैश टॉक करते हैं और फिर फाइट करना शुरू कर देते हैं। बिली जोइची पर एक पंच मारता है, लेकिन वो उससे बच के वापस एक किक करता है। तभी मिजू को खबर मिलती है कि काफी सारे पुलिस की गाड़ियां वहां आ रही हैं। नोवा उन्हें बताता है कि मोस्टली पॉलिटिकल पावर काकेरू के अंडर है, पर फिर भी पुलिस का एक डिपार्टमेंट है जिसे काकेरू से प्रॉब्लम है, क्योंकि लीडर ने अबेंडेंड माइन के टाइम पर एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करवाई थी जिसके पास पुलिस से भी ज्यादा पावर होगी। नोवा उन्हें बताता है कि बिली का आज का प्लान सिर्फ उनके ऑर्गेनाइजेशन की पावर टेस्ट करना था और जानना था कि काकेरू और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच कैसे संबंध है। बिली कहता है माफ करना दोस्तों, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरा प्लान है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पे कब्जा करना, तुम्हारे साथ गेम खेलना नहीं। जुइची भी कुछ देर बहस करता है, लेकिन उसके बाद वो उसे जाने देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ बिली सोच रहा होता है कि आज का प्लान ये टेस्ट करना था कि क्या वो गवर्नमेंट का यूज कर सकते हैं काकेरू को हराने के लिए, लेकिन ये काफी मुश्किल होगा और काकेरू ज्वाइन करने से भी कुछ नहीं होगा, तो उसे अपना काम बिहाइंड द सीन्स ही करना होगा। और वो कहता है खैर ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आइडियल के पास पहले ही काकेरू की मेंबरशिप है और इसका पहला स्टेप होगा उस आदमी से कांटेक्ट करना जिसकी वजह से ये गेम शुरू हुआ है। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा मादारामे बाकू। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो में हमने 2 आर्क्स कवर किए हैं, काजी's पास्ट आर्क और आइडियल इमरजेंस आर्क, और हमें बिली क्रेग जैसे शानदार कैरेक्टर भी देखने को मिला जो कि आगे के पार्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके साथ ही हमें आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता चला। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं जीरो गैम्बल आर्क या लेब्रिंथ आर्क, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्क है उसुगी का। तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना पार्ट 7। मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।